श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है स्थिर दशा का निर्धारण कैसे किया जाता है और इसमें ब्रह्मा, रुद्र और माहेश्वर ग्रह का चयन कैसे किया जाता है। तो आज की कक्षा आपके लिए एक खास कक्षा है। ब्रह्मा, रुद्र और माहेश्वर ग्रह का निर्धारण करके स्थिर दशा का निर्धारण करना, क्योंकि स्थिर दशा का निर्धारण करने के लिए ब्रह्मा ग्रह का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। और ब्रह्मा ग्रह के बारे में कुछ ज्योतिषकारों में कुछ विभेदकारी स्थिति बन जाती है। अनेकों सॉफ्टवेयर में अलग अलग ब्रह्मा ग्रह का निर्धारण कर लिया जाता है। तो हम किस स्थिर दशा को उपयोग में लाएं, तो यहाँ थोड़ा भ्रम की स्थिति बन जाती है। तो एक ऐसी स्थिति ब्रह्मा की कैसे तय करें, उसके बल के आधार पर, एक सरल गणना के आधार पर आज उसके बारे में विचार करेंगे। और फिर स्थिर दशा का निर्धारण कैसे करते हैं उस पर विचार करेंगे और एक उदाहरण के साथ उसे भली भांति समझ पाएंगे। स्थिर दशा का प्रारंभ उस राशि से होता है जहां ब्रह्मा ग्रह विराजमान होता है। तो ब्रह्मा ग्रह का निर्धारण करने के लिए लगन और सप्तम भाव में जो राशि बलवान होती है पहले उसका निर्धारण करते हैं। और उस बलवान राशि से जो त्रिक भाव के स्वामी होते हैं, षष्ठीश, अष्टमेश और द्वादशीश, उन तीनों ग्रहों में से यानी षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशीश में जो बलवान होता है उस ग्रह को ब्रह्मा कहा जाता है। और इसी के ऊपर आज विचार करेंगे कि उनमें बल का निर्धारण कैसे किया जाए, उनके बल को हम कैसे देखें। तो जैमिनी मत में जो राशि का बल निर्धारण करने के सूत्र बताए गए हैं उसके आधार पर 3 प्रकार से राशि का बल देखते हैं। अर्थात एक बल होता है चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि का बल। चर राशि को सबसे कमजोर माना गया है, उससे बलवान मानते हैं स्थिर राशि को और उससे बलवान मानते हैं द्विस्वभाव राशि को। दूसरा बल होता है इसमें स्थिति बल। जिस राशि में जितने अधिक ग्रह बैठे होंगे वह उतना ही अधिक बलवान होगी। एक ग्रह किसी राशि में बैठा है और दूसरी राशि में 2 ग्रह बैठे हैं तो 2 ग्रहों से युक्त राशि बलवान मानी जाएगी। और तीसरा होता है दृष्टि बल, यानी किसी भाव पर या किसी राशि पर यदि उसकी राशि स्वामी की दृष्टि पड़ती है तो वह बलवान है। उस पर गुरु की दृष्टि पड़ती हो या बुध की दृष्टि पड़ती हो तो वह बलवान मानी गई है। तो इस तरह से चर आदि के बल में चर राशि को 20 अंक मिलते हैं, स्थिर राशि को 40 अंक मिलते हैं, द्विस्वभाव राशि को 60 अंक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार स्थिति बल में यदि कोई ग्रह वहां पर विराजमान होता है किसी भी राशि में, तो एक ग्रह यदि वहां विराजमान है तो 20 अंक मिलेंगे, 2 ग्रह विराजमान होंगे तो 40 अंक मिलेंगे, 3 ग्रह विराजमान होंगे तो 60 अंक मिलेंगे। यानी हर ग्रह के लिए 20 अंक उस राशि को प्रदान किए जाएंगे। दृष्टि बल में गुरु की दृष्टि हो तो 60 अंक मिलेंगे, बुध की दृष्टि हो तो 60 अंक मिलेंगे और राशि स्वामी की दृष्टि हो तो भी 60 अंक मिलेंगे। यदि 2 दृष्टियां होती हैं तो दोनों के 120 अंक मिलेंगे। तीनों दृष्टियां होती हैं गुरु की, बुध की और राशि स्वामी की तो 120 अंक मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे ये दृष्टियां जैमिनी मत से देखी जाएंगी, यानी कि राशियों की दृष्टियां देखी जाएंगी। चर राशि अपनी बराबर की स्थिर राशि को छोड़कर अन्य 3 स्थिर राशियों को देखती है। स्थिर राशि अपने बराबर वाली चर राशि को छोड़कर अन्य 3 चर राशियों को देखती है। इसी प्रकार द्विस्वभाव राशि अन्य तीनों द्विस्वभाव राशियों को देखती है। इस तरह लगन और सप्तम में भाव का बल निर्धारण करके उससे छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामियों में कौन ग्रह बलवान है उसका निर्धारण करते हैं। ग्रह का बल देखने के भी 3 तरीके हैं। अर्थात राशि बल, यदि उच्च राशि में बैठा है तो उसे 70 अंक मिलेंगे, मूल त्रिकोण राशि में है तो 60 अंक मिलेंगे, स्वराशि में है तो 50 अंक मिलेंगे,
मित्र राशि में 40 अंक मिलेंगे, सम राशि में 30 अंक मिलेंगे, शत्रु राशि में 20 अंक मिलेंगे और नीच राशि में बैठने वाले ग्रह को मात्र 10 अंक प्राप्त होंगे। दूसरे प्रकार का जो बल है वह अंश बल है। जो चर आदि कारक होते हैं तो आत्मा कारक को 70 अंक मिलते हैं, अमात्य कारक को 60 अंक मिलते हैं, भ्रातृकारक को 50 अंक मिलते हैं, मातृकारक को 40 अंक, पितृकारक को 30 अंक और ज्ञाति कारक को 20 अंक और सबसे कम अंक दारा कारक को मिलते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो प्रकार होता है बल के लिए, केंद्र आदि की स्थिति के आधार पर केंद्र में कोई ग्रह बैठा होगा तो उसे 60 अंक मिलते हैं, पणफर में कोई ग्रह बैठा होगा तो 40 अंक मिलते हैं, आपोक्लिम में कोई ग्रह बैठा होगा तो 20 अंक मिलते हैं। केंद्र के ग्रह आप जानते हैं, जो केंद्र के भाव हैं लगन, चतुर्थ, सप्तम और दसम। केंद्र से जो अगले भाव होते हैं दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां, ये पणफर होते हैं और केंद्र से जो पिछले भाव होते हैं तीसरा, छठवां, 9वां और 12वां, ये आपोक्लिम होते हैं। तो इन तीनों के योग से जो ग्रह बलवान होता है, बल के आधार पर हम देखेंगे, वही ग्रह ब्रह्मा होगा जो तीनों में से बलवान होगा। शनि, राहु और केतु को ब्रह्मान नहीं माना गया है, इनको ब्रह्मा का पद नहीं दिया गया है। यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो इनसे छठवें भाव के स्वामी को, जहां ये बैठे होंगे उससे छठवें भाव के स्वामी को ब्रह्मा ग्रह बनाया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी स्थिति प्रतिकूल भी हो जाती है कि जैसे सिंह राशि में शनि बैठा हो और शनि को ब्रह्मा ग्रह का पद मिल रहा है, तो क्योंकि शनि ग्रह ब्रह्मा नहीं होता है और उससे छठवें भाव का स्वामी पुनः शनि होता है। तो यहां पर कुछ ज्योतिषकारों का कहना है कि शनि, राहु, केतु को शामिल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन शनि जब ग्रह है तो उसे शामिल किया जाना चाहिए और जो नियम महर्षियों ने बताए हैं, हमारे ज्योतिषकारों ने बताए हैं, उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। ब्रह्मा ग्रह के बाद रुद्र ग्रह का निर्धारण करने के लिए लगन से द्वितीय और सप्तम जो मारक भाव होते हैं तो उनके जो स्वामी होते हैं उनमें जो ग्रह बलवान होता है उसको रुद्र ग्रह कहते हैं। इसका निर्धारण आप उसी तरह कर लेंगे जैसे निर्धारण ब्रह्मा ग्रह का किया गया है, अर्थात राशि बल, कारक बल और केंद्रादि बल। तो उनमें जो बलवान ग्रह होगा उसे रुद्र बना देंगे। माहेश्वर ग्रह के लिए किसी विशेष गणना की आवश्यकता नहीं होती है। जो आत्मा कारक ग्रह होता है उससे अष्टम भाव का स्वामी, जहां आत्मा कारक बैठा होता है उस राशि से अष्टम राशि का स्वामी स्वयं माहेश्वर ग्रह का पद प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्मा ग्रह के निर्धारण होने पर जिस राशि में ब्रह्मा ग्रह बैठा है वहां से हम स्थिर दशा का प्रारंभ करते हैं। वह राशि पहली दशा होगी जहां ब्रह्मा बैठा होगा, उसके बाद सीधे क्रम में आगे बढ़ते हैं, यानी मेष, मेष के बाद वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इस तरह इनका सीधा क्रम होगा। स्थिर राशि में जो दशावर्ष होते हैं उनकी गणना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्थिर दशा है तो इसमें वर्ष भी स्थिर होते हैं। जो चर राशि होती है उसके दशावर्ष 7 होते हैं, जो स्थिर राशि होती है उसके दशावर्ष 8 होते हैं और जो द्विस्वभाव राशि होती है उसके दशावर्ष 9 होते हैं। अंतर दशाओं का क्रम भी सीधा ही होता है और पहली अंतरदशा स्वयं उसी राशि की होती है जिसकी दशा होती है। जितने वर्ष की दशा होती है उतने ही महीने की हर राशि की अंतरदशा हो जाती है। जैसे मेष चर राशि है, उसके दशावर्ष 7 वर्ष होंगे, तो उसमें जो भी 12 राशियों की अंतरदशाएं होंगी तो हर अंतरदशा 7 माह की होगी। सामान्य रूप से स्थिर दशा से मृत्यु, दुर्घटना, रोग और विपत्ति आदि का विचार किया जाता है कि वे कब कब जीवन में जातक को परेशान करेंगे। लेकिन फर्ज के लिए स्थिर दशा का उपयोग अन्य विषयों के लिए भी किया जा सकता है। दुर्घटना, विपत्ति, रोग, मृत्यु आदि जो अशुभ फल हैं उनके अलावा भी इसका प्रभाव विवाह आदि में देखा जा सकता है।
अब एक उदाहरण कुंडली से ब्रह्मा ग्रह का निर्धारण करने को समझते हैं। तो लग्न और सप्तम में हमें देखना है कि कौन सा भाव बलवान है। तो क्योंकि लग्न और सप्तम दोनों ही राशियां चर हैं, तो दोनों को 20-20 अंक मिलेंगे। तो लग्न को 20 अंक मिलेंगे क्योंकि वह चर राशि है। उसके बाद उसमें कोई ग्रह नहीं है, इसलिए उसे 0 अंक मिलेंगे। और दृष्टियों में उसके स्वामी की दृष्टि उस पर नहीं है, गुरु की दृष्टि उस पर नहीं है, बुध की दृष्टि उस पर नहीं है, इसलिए वहाँ भी 0 बल मिलेगा। तो केवल लगन को मिले हैं 20 अंक। सप्तम को देखते हैं, चर बल 20 है, स्थिति बल 0 है क्योंकि कोई भी ग्रह वहाँ पर नहीं है। लेकिन उसका राशि स्वामी चंद्रमा स्थिर राशि में पंचम भाव में बैठकर अपने भाव को देखता है, इसलिए यहाँ पर उसे 60 अंक मिल जाएंगे। तो 60 और 20 80 अंक का बल सप्तम भाव का हो जाएगा। अतः लगन और सप्तम में सप्तम भाव बलवान है। तो सप्तम भाव से छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के जो स्वामी होते हैं वो क्रमशः गुरु, शनि और बुध होते हैं। तो अब गुरु का बल देखते हैं, शनि का बल देखते हैं और बुध का बल देखते हैं। गुरु क्योंकि शत्रु बुध की राशि में है तो उसे 20 अंक प्राप्त होंगे क्योंकि वह आत्मा कारक है। 70 अंक प्राप्त होंगे और वह पणफर में और केंद्र में ना बैठकर आपो क्लीम भाव में बैठा है, 9वें भाव में बैठा है, तो 20 अंक प्राप्त होंगे। योग हुआ 110। शनि का बल देखते हैं तो वह समग्रह की राशि में है, 30 अंक मिलेंगे क्योंकि दारा कारक है, 10 अंक मिलेंगे। आपो क्लीम में है, 20 अंक मिलेंगे, तो मात्र 60 अंक शनि को प्राप्त होते हैं। बुध का बल देखते हैं तो बुध यहाँ पर शत्रु ग्रह की राशि में है, मंगल की राशि में है, तो 20 अंक मिलेंगे क्योंकि यह पुत्र कारक है, तो 30 अंक मिलेंगे। और यह केंद्र में बैठा है तो 60 अंक मिलेंगे। अब यहाँ पर बुध को भी 110 अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों ग्रहों को, किसी 2 ग्रह को बराबर अंक मिल जाते हैं तो फिर हम उन पर दृष्टि का विचार देखते हैं कि एक ग्रह की दृष्टि है, 2 ग्रहों की दृष्टि है, 3 ग्रहों की दृष्टि है, तो जिस पर दृष्टियां ज़्यादा होंगी उसे हम ब्रह्मा ग्रह मानेंगे। तो यहाँ पर हम गुरु को देखते हैं तो गुरु पर राशि दृष्टि के विचार से शुक्र और शनि 2 ग्रह गुरु को देखते हैं, लेकिन बुध को केवल मात्र एक मंगल ग्रह देख पाता है। तो गुरु को दृष्टि बल ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम गुरु को ब्रह्मा मानेंगे। और गुरु कहाँ बैठा है? कन्या राशि में। तो पहली स्थिर दशा कन्या राशि की होगी, दूसरी तुला राशि की होगी, तीसरी धनु राशि की होगी, और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए पूरे 12 राशियों के दशा का क्रम निर्धारित हो जाएगा। फिर उनका अंतरदशा क्रम निर्धारण कर लेंगे और इस तरह से स्थिर दशा का निर्धारण हो जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में, उससे किसी अगली कक्षा में इससे फलादेश कैसे करते हैं उदाहरण के साथ उस पर विचार करेंगे। अतः आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।